मैं कुमकुम जैन फ्रॉम अलवर राजस्थान आपका स्वागत करती हूँ बच्चों आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री पर, कुकू केमिस्ट्री पर। बच्चों स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं आपको। इसके पार्ट 1 में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं। अब हम आपको करवाने वाले हैं इसके पार्ट 2 वीडियो। 7 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में करा चुके हैं। पार्ट 1 जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 का लिंक आप वहां से देख लीजिएगा। ये एंड स्क्रीन पर हम इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, रिवीजन वीडियो का प्लेलिस्ट लिंक, जिसके अंदर आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाने वाले हैं बच्चों। तो आप उसमें से भी आप लिंक पे जाइएगा। रिवीजन वीडियो का प्लेलिस्ट लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखिएगा और आपको वहां से मिल जाएंगे सारे रिवीजन वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हर चैप्टर वाइज। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जाम के लिए। मैं कहती हूँ आपको फुलफिल होकर यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में डेफिनेटली आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने की शर्त लिखिए। राइट द कंडीशन ऑफ शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करने की क्या शर्त है। देखिए यहाँ से हम आपको समझा दोनों लैंग्वेज में देंगे। हो सकता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा टिपिकल पड़े, हम लैंग्वेज दोनों यूज कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर पहली शर्त ये होती है बच्चों कि यहाँ पर दोनों मिरर इमेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मतलब दोनों यौगिक या दोनों समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसको, बोथ आइसोमर शुड बी मिरर इमेज, हम ऐसा लिख सकते हैं, मिरर इमेज होने चाहिए। ठीक है, दूसरी अपने पास क्या है, दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो, दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो। इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉट सुपर इम्पोजेबल, नॉट सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपने पास यहाँ पे ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने की शर्त क्या है। देखिए आंसर क्या होगा यहाँ पे कि राइट द कंडीशन ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। प्रतिबंधित, इंग्लिश में बता देंगे हम यहाँ पे आपको, प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंद हो। इसका मतलब क्या हो, ऐसा बंद हो जो रोटेट नहीं हो, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड बॉन्ड, मतलब रोटेशन होता है जो बॉन्ड ऑफ रोटेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, ऐसे लिख सकते हो, बॉन्ड ऑफ रोटेशन शुड बी, एक सेकंड, रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, मतलब आपका सिंगल बॉन्ड जो होता है वो क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो वो रोटेट नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं कि ऐसा बंद होना चाहिए जहां पर उसका घूर्णन जो होगा वो रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, और दूसरा जो ये रेस्ट्रिक्टेड अपना रोटेशन बॉन्ड है उसके दोनों ओर के समूह क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो इंग्लिश हिंदी में क्या लिख देंगे अपन इसको, प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंद के दोनों ओर भिन्न भिन्न समूहों, दोनों ओर भिन्न भिन्न समूह हो। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो बोथ साइड जो ग्रुप हैं ये वाले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्ड के, तो दोनों तरफ भिन्न भिन्न समूह होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के ग्रुप होने चाहिए। किरेल कार्बन की क्या डेफिनेशन है, आंसर देखेंगे यहाँ से कि चारों जो ग्रुप होते हैं, किरेल कार्बन को हम ये जानते हैं एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो, है ना, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता भिन्न भिन्न हो। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन हैज 4 डिफरेंट वैलेंसीज, जैसे हमने कह दिया यहाँ पे H
यहाँ CH3, यहाँ से Cl और यहाँ से Br। तो चारों वैलेंसी क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, स्टार से। आगे देखिए 2 ब्यूटेनॉल प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है, क्यों? चलो 2 ब्यूटेनॉल बना के देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये तो हो गया अपना ब्यूटेन, ठीक है, ये 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे क्या लगा दिया, OH। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर 2 ब्यूटेनॉल में क्या है, किरेल कार्बन है, मतलब इट हैज अ किरेल कार्बन, इट हैज अ कायरल कार्बन, कार्बन किरेल है इसके अंदर। या आप हिंदी में लिख सकते हो, क्योंकि इसके पास एक किरेल कार्बन होता है जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। कैसे है, यहाँ से ये वाला किरेल कार्बन 2 नंबर का, इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मैथिल जुड़ा हुआ है। इस तरह से दिखा दीजिए, एक एथिल जुड़ा हुआ है। तो इसके पास क्या है, किरेल कार्बन है, इसीलिए क्या है, ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। आगे देख लीजिए थ्रियो एरिथ्रो क्या है, यहाँ से थ्रियो एरिथ्रो बच्चों हम इसको ऐसे समझा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमने इस तरह से लिख दिया, या आप चलिए एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम। यहाँ से ये ले लिया हमने एक एग्जाम्पल, 4 कार्बन की श्रृंखला ले ली, यहाँ से दोनों ग्रुप ले लिए, यहाँ से Cl और ये Cl, ठीक है। यहाँ से आप CH3 ले लीजिए और इसको ले लीजिए C2H5 और ये ले लीजिए H और ये ले लीजिए H। तो अब यहाँ से हम थ्रियो एरिथ्रो समझा देते हैं, इस दोनों की थ्रियो एरिथ्रो बनाते हैं हम। यहाँ से एक सेकेंड, ये देखेंगे बच्चों यहाँ से कैसे बना देते हैं हम। यहाँ से इसको ये अपन ने ले लिया ऊपर अपने पास CH3, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ से CH3 ले लिया, नीचे क्या लिख दिया, यहाँ से C2H5 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है H और ये क्या है H। अगर यहाँ पे एक कार्बन से H जुड़ा हुआ है और दूसरे से क्या जुड़ा हुआ है Cl, ऐसे ही H और ये Cl। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से H और Cl को इस तरह से लिख देंगे, H यहाँ से और ये Cl है ना, और यहाँ पे हमने Cl लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया H, ये वाला CH3 लिख दिया और नीचे लिख दिया हमने C2H5। अब यहाँ से अगर ये समान ग्रुप एक साइड होते हैं बच्चों, तो इसको हम कहते हैं यहाँ से एरिथ्रो समूह। क्या कहेंगे इसको हम, एरिथ्रो। और अगर असमान होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्रियो। बच्चों बनाना बहुत आसान है, सिर्फ आपको ऊपर नीचे कार्बन अलग लेने हैं। या तो CH3 C2H5 ले लिया हमने, या COOH ले लीजिए, आपकी मर्जी है जो आपको लेना चाहें, बस है ग्रुप का नाम समान रखेगा। कैसे याद रख लें कि एरिथ्रो वाले पे समान आएगा, थ्रियो वाले पे, देखो समान लिख के देखो, समान है। तो यहाँ पे भी 3 लेटर है, एरिथ्रो में भी, समान में भी कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से ये तीनों लेटर समान है, तो यहाँ हम याद रख सकते हैं, इसमें भी 3 लेटर, इसमें भी 3 लेटर। तो हमें याद रह जाएगा एरिथ्रो वाले में किसको लिखना है, समान वाले को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या होता है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि वह प्रक्रिया जिसमें डी या एल यौगिक को, डी एल का मतलब हो गया कि या तो वो प्रकाश के तल को रोटेट करे क्लॉकवाइज या फिर करे एंटी क्लॉकवाइज। तो डी का मतलब हो गया जो घड़ी की दिशा में घुमाए, एल मतलब जो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाए, को रासायनिक मिश्रण में परिवर्तित किया जाता है। तो अगर वो डी वाला कंपाउंड है तो वो भी घुमाएगा उसको क्लॉकवाइज, एल वाला होगा तो वो घुमाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये है डी वाले को डीएल में चेंज कर दे या एल वाले को भी डीएल में चेंज कर दे, तो वह जो यौगिक है वो प्रकाश के तल को घुमाता नहीं है। इट मीन्स ये हो गया इंग्लिश में अगर हम कहें कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाएगा अपना रेसिमाइजेशन। अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी यौगिक है, ये प्रकाश के तल को घुमाने की क्षमता रखता है। अगर हम कुछ ऐसी प्रक्रिया कर दें कि ऐसा कोई मिश्रण हमें प्राप्त हो जाए जो प्रकाश के तल को नहीं घुमाए, मतलब ऑप्टिकली वो इनएक्टिव हो जाए, अब उसमें प्रकाश को, लाइट को घुमाने की क्षमता नहीं बचे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। और डीएल के अंदर क्या होता है, 50% भाग तो हो गया जो उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, एल का मतलब हो गया 50% कैसा घुमाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज। तो ओवरऑल क्या हो गया वहां पे, वो प्रकाश के तल को नहीं घुमा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ये तो सभी आप जानते हैं कौन कौन से नेम है, तो हम इसके अंदर लिख देते हैं। एक होता है अपना सममित तल, दूसरा होता है बच्चों सममित अक्ष, और तीसरा क्या होगा, सममित केंद्र। इंग्लिश में बात करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री।
तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, इंग्लिश में ही बोल देते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगला क्वेश्चन देखिए, टार्टरिक अम्ल के प्रकाशिक समावयवी की संख्या कितनी होगी? बच्चों आंसर इसका सीधे सीधे कह देते हैं हम आपको, 2 होगी इसके अंदर। अगर आपसे पूछे टार्टरिक एसिड में किरेल कार्बन कितने होंगे, तो टार्टरिक एसिड में किरेल कार्बन होते हैं बच्चों 2। वैसे तो हमारे पास जो किरेल कार्बन 2 होते हैं तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, आने चाहिए थे 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, लेकिन इसके अंदर मीजो भी हो फॉर्म होती है, इसीलिए टार्टरिक एसिड में प्रकाशिक समावयवी ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या कितनी होती है बच्चों? टार्टरिक एसिड में 2 होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिबिंब समावयवी तथा विवरिम समावयवी के मध्य अंतर बताइए। एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर में क्या डिफरेंस है? तो इसका आंसर बता देते हैं। जो अपने पास एनेंशियोमर होते हैं बच्चों, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, हिंदी में कहें तो ये दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। आंसर लिख सकते हैं आप इसके कि प्रतिबिंब समावयवी एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जबकि विवरिम समावयवी की बात करें तो ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो पहला अंतर तो ये हो गया, दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर क्या होगा कि यहाँ पर इसके जो भौतिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। जो अपने पास एनेंशियोमर होते हैं इनके भौतिक गुण क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं, जबकि यहाँ भौतिक गुण समान नहीं होते हैं। मतलब जो गलनांक क्वथनांक होते हैं ना वो समान नहीं होते हैं। तो ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे यौगिक का नाम बताइए। राइट दैट कंपाउंड विच डज नॉट हैज किरैल कार्बन ऑल्दो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब हमने पहले आपको बताया था कि जिसके अंदर भी किरैल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव होता है। लेकिन आपको ऐसा बताना है कि किरैल कार्बन नहीं है फिर भी क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आंसर बच्चों देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। आंसर है इसका अपने पास, एक तो है अपना बाइफेनिल। आंसर क्या है बच्चों इसका? बाइफेनिल। और दूसरा आंसर है इसका एलीन्स। क्या है बच्चों आंसर इसका? एलीन। ये ले लीजिए, ये एलीन। और जो अपने पास हिंदी में लिख देते हैं, ये लीजिए इस तरह से एलीन लिख सकते हैं आप। और ये क्या है अपने बाइफेनिल। इनमें किरैल कार्बन नहीं होते हुए बच्चों क्या है, ये प्रकाश सक्रिय होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैलाइक अम्ल का गलनांक फ्यूमेरिक अम्ल से कम है क्यों? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मैलाइक एसिड इज लेस देन फ्यूमेरिक एसिड। तो मैलाइक एसिड का फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। ये देखिए C डबल बॉन्ड C और ये COOH और ये COOH। ठीक है, ये H और ये H। अगर ये वाली कंडीशन होती है सिस कंडीशन तो ये होता है मैलाइक एसिड। और बच्चों ये होता है अपना ट्रांस कंडीशन होती है तो ये होता है बच्चों अपना फ्यूमेरिक एसिड। चलो दोनों को बता देते हैं हम आंसर। ये ट्रांस है, ये ट्रांस वाला होता है बच्चों फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, और ये होता है अपना सिस वाला मैलाइक एसिड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैलाइक अम्ल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है क्यों? तो आंसर इसका हम आपको बता देते हैं। आप ऐसे ध्यानिएगा कि मैलाइक एसिड जो है, इसको हमने मैलाइक एसिड मान लिया गोले को, है ना। मैलाइक एसिड में होता है बच्चों अपने पास अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, मतलब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध मतलब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर जब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी में होता है, किस में होता है ये बच्चों? मैलाइक एसिड में। अभी करके बता देंगे कैसे होगा। और जबकि फ्यूमेरिक एसिड की बात करते हैं तो फ्यूमेरिक में होता है बच्चों एक से दूसरे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब इसमें तो इसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये मैलिक एसिड के हमने मॉलिक्यूल मान लिए, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इसी के अंदर होता है। जबकि अगर फ्यूमेरिक की बात करें तो इसमें दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसको हम कहते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, गलनांक का मतलब क्या हो गया? गलनांक का मतलब होता है सारे अणु का अलग अलग हो जाना। तो अगर आप खुद सोचिएगा, यहाँ पे हम इस तरह से बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि ये फ्यूमेरिक एसिड है अपना, है ना, और यहाँ बीच बीच में क्या है, इसकी बॉन्डिंग है। अगर जब हमको गलनांक निकालना है तो आप इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको पूरे को हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो आपको ये बॉन्ड बीच का तोड़ना पड़ेगा। जबकि अगर मैलिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें तो कोई बीच में बॉन्डिंग है ही नहीं, पहले से अणु क्या है यहाँ पे
अलग अलग हैं, केवल इसके अंदर की बॉन्डिंग है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि जब अंतराणु हाइड्रोजन बंध होता है तो उसके बीच की बॉन्डिंग हमें तोड़नी पड़ेगी, और जब बीच की बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी यहाँ से हमको, तो इसको ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होगी। तो फ्यूमेरिक एसिड का तो ज़्यादा होगा और मैलिक एसिड का कैसा होगा बच्चों, कम होगा। तो सीधा सा आंसर है कि इसके अंदर तो अंतराणु हाइड्रोजन बंध होता है और जबकि इसके अंदर अंतःअणु हाइड्रोजन बंध होता है। अब कैसे कैसे होता है इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं हम आपको। देख लीजिए बच्चों यहाँ से स्ट्रक्चर कैसे बनेगी मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की। पहले हम फ्यूमेरिक एसिड की बना रहे हैं, ये देखिए COOH, ठीक है, तो ये लिख दिया, ऐसे हमने यहाँ लिख दिया COOH। एक सेकेंड, ये हो गया अपना। देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ से, अब यहाँ से हमने कहा कि ये वाला हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से बॉन्डिंग कर लेगा और ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये एक अणु है फ्यूमेरिक अम्ल का, फिर दूसरा आएगा वो आगे से बॉन्डिंग करता जाएगा, यहाँ से ये बॉन्डिंग होती जाएगी। तो इस तरह से तो होगी फ्यूमेरिक अम्ल में। और मैलिक अम्ल में कैसी होगी, मैलिक अम्ल बना के दिखा देते हैं। ये देखिए C+O और ये OH। इसी तरह से इसकी देखिए यहाँ से ये H है सामने, इसकी जगह O रख दीजिए सामने और नीचे रख दीजिए OH। तो यहाँ से इस पे माइनस और ये इस पर प्लस, ये HH आ गए सामने और यहाँ से इनके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो होगी मैलिक एसिड में एक ही अणु के अंदर और ये हो गई फ्यूमेरिक एसिड में। तो ये अपने पास आंसर इस तरह से हो जाएगा, तो याद रह जाएगा आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विशिष्ट घूर्णन कोण क्या है यहाँ से। तो विशिष्ट घूर्णन कोण की अगर हम बात करें यहाँ से तो वो देख लेते हैं यहाँ से। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों अल्फा, और यहाँ लिखते हैं अपन टी और यहाँ लिखते हैं लैम्डा, ठीक है, बराबर अल्फा अपॉन L+C। बच्चों यहाँ पे ये टी और अल्फा लैम्डा लिखा हो ना, इट मीन्स ये है कि विलयन का ताप और तरंग दैर्घ्य, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ये तो निश्चित है, इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। किस किस पर निर्भर कर रहा है, ये ध्रुवण कोण अल्फा, L और C पर निर्भर कर रहा है। अल्फा मतलब घूर्णन कोण पर निर्भर कर रहा है कि कितने से वो घुमा रहा है। L मतलब विलयन की लंबाई कितनी है, मतलब जिसमें विलयन ले रखा है घूर्णन कोण निकालने के लिए उसकी लंबाई कितनी है और कितना पदार्थ यहाँ से घुला हुआ है। C मतलब विलयन की सांद्रता कितनी है। तो ये हो गया विशिष्ट घूर्णन कोण। और आता है आपके पेपर में कि घूर्णन कोण किस किस पर निर्भर करता है। घूर्णन कोण होता क्या है कि जो भी प्रकाश का तल है, कि यहाँ से हमने कहा ये जो प्रकाश का तल जिसकी हम बात करते हैं कि जो प्रकाश का तल दाईं ओर घूमता है या फिर क्या घूमता है बच्चों, बाईं ओर, तो ये किस किस पर निर्भर करता है। तो हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं बच्चों, इसको आप सीधा कैसे याद कीजिएगा, अल्फा टी सी एल, है ना। तो ये तो अपने पास अल्फा एल सी, मतलब अल्फा तो निकालना ही है, तो विलयन के सांद्रता पर, एल पर, टी पर, लैम्डा पर, इस पर निर्भर करता है ये। तो बच्चों थोड़ा बहुत और देख लेना, एक दो क्वेश्चन जो है, आप पूरा चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे इसमें से वो हमने आपको यहाँ से बता दिया है। चलिए बच्चों शेयर करिएगा इस वीडियो को। हमने आपको चैप्टर 16 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो पहले भी दी हुई है, पार्ट 1। अब हमने आपके लिए पार्ट 2 बना दिया है, तो यहाँ से हमारे पास चैप्टर 16 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। चलिए बच्चों तैयारी कीजिएगा, शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, तैयारी करते रहिए एग्जाम की। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।